रोमियो S3 जिस मूवी को लेकर अभी काफी बज़ बना हुआ है, जहां ठाकुर अनूप सिंह और पलक तिवारी की जोड़ी एक्शन और इमोशन लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो एक ऐसा चेहरा है जो कि डर की तस्वीर बन चुका है, अमन धालीवाल, जो कि मेन विलन है। और इस इंटेंस कहानी को पर्दे पर लेकर आए हैं गुड्डू धनौआ, जिन्होंने बिच्छू, घातक और जिद्दी जैसी आइकॉनिक फिल्में दी हैं, और अब ये लेकर आए हैं ऐसी ही इंटेंस कहानी जो कि है रोमियो S3, और जिसके मेन विलन अमन धालीवाल जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। और आज उनका यही एक्सपीरियंस हम भी जानेंगे। आखिर उन्होंने कैसे गुड्डू धनौआ जी के निर्देशन में उनकी ये जर्नी कैसी रही और इस प्रभावी किरदार को आखिर उन्होंने कैसे जिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपकी मूवी की बात करते हैं, जो कि अभी 16 मई को ही रिलीज हुई है, रोमियो S3। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसमें आपकी जर्नी किस प्रकार की रही और किस प्रकार से स्टार्टिंग हुई इस मूवी की। हर एक चीज़ का बेस बनता है बहुत पहले। जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया तो वहाँ जो असिस्टेंट थे, एक वो मेरे दोस्त हैं सागर करके, तो उन्होंने कहा कि गुड्डू जी एक फ़िल्म बना चुके हैं, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर है, वो बहुत अहम कैरेक्टर है और वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है, तो वो आप रोल करो तुम। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गुड्डू जी से मिला तो गुड्डू जी ने देख के फ़ौरन बोल दिया कि हाँ ठीक है। आज से फर्स्ट टाइम जब मैं बॉम्बे गया तो 2009-8-9 की बात है ये। तो लेकिन देखने के बाद मुझे जब मैंने वो परफॉर्मेंस की, कैरेक्टर किया, छोटा था भले ही, लेकिन गुड्डू जी ने प्रॉमिस किया, कह रहे किसी दिन बड़ा काम करेंगे इकट्ठे। मैंने कहा सर सो नाइस ऑफ यू, क्योंकि गुड्डू धनौआ एक अपने आप में एक बड़ा नाम है। सो ऐलान, दीवाना, भगत सिंह, है ना, जितनी भी सलाखें, जिद्दी, बिच्छू, सारी हवा, जितनी भी फिल्में हैं उनकी, वो एक मतलब एक अलग ही उनका जोन है, और एक मेरे लिए भी बड़ा प्राउड होना, फ़ख्र की बात थी। लेकिन उस चीज़ को अंजाम देने में काफ़ी साल लग गए। तो तब तक मैं अमेरिका में पहुंच चुका था और मुझे फ़ोन आया, सुनील सैनी जी है, EP है, कि अमन कितने आ तू? मैं कहा जी मैं सियाटल में हूँ। अरे एक फ़िल्म है, मैंने तुम्हारा नाम रेफ़र किया है, तो ऐसे ऐसे करके एक ऑडिशन बना के भेजा, और कैसी लुक कैसी है तेरी? तो मैंने अपनी ऑडिशन एक बना के भेजा उनको, और उनको पसंद आया फ़ौरन। तो उन्होंने कहा कि आजा बॉम्बे। सो ऐसा मेरा वहाँ से इस जो आई थिंक जैसे लॉकडाउन के बाद एक पहली फिल्म थी, है ना, तो जो मैं, क्योंकि गैप आ गया था थोड़ा लॉकडाउन के बीच में, तो मेरी शुरुआत लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड में हुई। लेकिन जैसा देखा जाता है कि आपने कई सारे रोल्स किए हैं एंड यू आर वेरी गुड इन दैट, बट जो हम जानना चाहेंगे कि ये मेन विलन के रूप में जो आपका रोल था वो आपका फर्स्ट टाइम था, जहाँ तक हमें जानने को मिला है। तो वो आपके लिए कितना कठिन रहा करने के लिए, या फिर ये चैलेंजिंग था और आपको काफ़ी मज़ा आया इसमें? मैं टेलीविज़न में एज़ ए विलन पोरस जो थी स्वास्तिक प्रोडक्शन की, शिवदत्त का कैरेक्टर किया था। वो टेलीविज़न में थोड़ा डिफरेंट होता है कैरेक्टर पोर्ट्रेट करना, और मूवीज़ में तो थोड़ा और डिफरेंट होता है। तो ये मेरे लिए चैलेंज था कि छोटी सी एक सूक्ष्म लाइन होती है दोनों कैरेक्टर्स में, कि वो वही कैरेक्टर ना लगे कि ये वो कैरेक्टर है। तो जब मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ तो गुड्डू जी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये एक्टर्स हैं, राजेश खट्टर जी हैं, और जाकिर हुसैन जी हैं, सचिन खेड़कर जी हैं, और सारे जो आइकॉनिक विलन्स हैं, है ना। और उससे जो थी कि एक साउथ के जो मतलब के विलन के रूप में जिन्होंने अपना नाम इस्टेब्लिश किया, ठाकुर अनूप सिंह, वो है। मैंने कहा सर ये इतने विलन है, मैं कहाँ नजर आऊंगा इनमें से? कह रहे नहीं, ठाकुर अनूप हीरो है और बाकी जो है मतलब कि आप उसमें मेन विलन हो, और इस तरह का जो कैरेक्टर है मुखीजा, जयंत मुखीजा। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप कहोगे। तो गुड्डू जी ने, उनका एक अलग ही स्टाइल है,
तो वो किसी को ऐसे फील नहीं होने देते कि तो आई गॉट ए लाइक जब मैं बॉम्बे आया तो अच्छे से सारा ऐसे लगा ही नहीं कि फिल्म कर रहा हूँ, ऐसे लगा कि एक फैमिली में बस मुझे बोल रहे हैं कि अमन ऐसे कर दे और मैं कर रहा हूँ बस, कुछ भी मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, चैलेंज मुझे तब आया जब गुड्डू जी ने कहा कि अमन यार तू है स्लिम ट्रिम, है ना, अपना जो हीरो है वो मिस्टर इंडिया है, बॉडी बिल्डर है, कैसे करेंगे वो फाइट सीक्वेंस। मैं चाहता था कि वो ज़बरदस्त हो, कि वो कैसे होगा। मैंने कहा सर इतना कुछ हुआ है तो वो भी हो जाएगा। सो मेरा हमेशा ये रहता है कि करने वाला तो वो परमात्मा ही है, हम उसको समर्पित हो जाएं तो ऑटोमेटिकली उस वो कैरेक्टर हमें, तब तक मैं कैरेक्टर में आ चुका था। तो फाइट सीक्वेंस टीनू वर्मा जी ने ज़बरदस्त एक्शन, उसकी वजह से सारी मतलब के फिल्म की यूएसपी है। तो वो फाइट सीक्वेंस हुआ और लोगों ने आज उसको अप्रिशिएट किया है और आई एम थैंकफुल टू गुड्डू जी, एंड गुड्डू जी ऑल्सो सेज कि हाँ तू खरा उतरा है, जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। इसी बारे में मैं भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने ही नाम लिया, राजेश खट्टर जी हैं, जाकिर हुसैन जी हैं और ऐसे ही सचिन खेड़कर जी हैं। काफी अच्छे अच्छे विलेंस हैं, मतलब इनकी बराबरी करना ये तो एक बड़ा ही चैलेंज है। और इसी के साथ जो आपने बताया ठाकुर अनूप सिंह, जो कि साउथ के इतने फेमस विलन हैं, उनके सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करना और क्रिटिक से इतनी तारीफें सुनना, मतलब आपने कितनी मेहनत लगाई इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी ही चैलेंजिंग बात होती है। जी बिल्कुल, चैलेंज तो मेरा मोस्टली आप कोई भी फिल्म देखोगे, कोई भी मेरा काम देखोगे, टेलीविजन भी देखोगे, और एक विघन हर्ता गणेश किया था जिसमें मैंने 5 कैरेक्टर्स किए थे। सो आई ऑलवेज लव चैलेंजेस, है ना। तो चैलेंज के बिना तो आई थिंक बीइंग एन एक्टर, है ना, तो लगता नहीं कि कुछ किया है आपने। तो उस जब चैलेंज आ जाता है कि ये करना है तो एक मोटिव मिल जाता है आपको, और वो कैरेक्टर जो है वो आपको पकड़ लेता है, तो फिर बस अलग ही एक सिस्टम चल पड़ता है ना। तो वो जैसे कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। सो मेरा भी वैसा ही था कि पहले पहले मुझे था, जैसे मैंने मैं बीइंग ए पंजाबी है, तो जैसे टेलीविजन होता है तो उसमें सिंक साउंड होता है, तो आपको जो आपने बोल दिया वो एक्सेंट, है ना। तो पहले बहुत बोलते थे कि अमन तेरा पंजाबी एक्सेंट है, हिंदी फिल्मों में एक्सेंट सुधार। मैंने कहा, जिसको भी बोलता था, मैंने कहा जब होगा वो हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली टेलीविजन ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि सिंक साउंड था और सब था, और कितने सारे कैरेक्टर्स करने के मिले सोनी टेलीविजन की तरफ से मुझे, वो भी उन्होंने भी मुझे वहीं से कास्ट किया। और जब मैं फिल्म कर रहा था पहली गुड्डू जी के साथ, एक जब वो बिग ब्रदर था उसका नाम, तो अभी भी मुझे कुछ लोग मेरे शहर में, जहाँ बहुत सारे लोग उसी एक सीन की वजह से पहचानते हैं, अरे सनी देओल के पाजी के साथ आपने वो फिल्म की थी, आज से काफ़ी साल पहले, 13 साल पहले। तो सनी पाजी ने मुझे एक बात बोली थी कि एक टाइम लिमिट ले, अगर उसमें कुछ होता है तो ठीक है, नहीं अपना जहाँ जाना है वहाँ बैठ, अपना काम कर, जिस दिन तेरा टाइम आएगा तो वो खुद फिल्मों वाले तुम्हें बुला लेंगे, ढूंढ निकालेंगे, जहाँ पर भी होगा। और सेम चीज़ वैसे ही हुआ। और आज भी मैं कल परसों मैं गुड्डू जी की बोल रहा हूँ, मैंने कहा गुड्डू जी मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, इतना मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, है ना। तो कह रहा है कि तू बहुत काम करेगा, तेरा साउथ में बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा होगा कैसे? कह रहे वो अपने आप ढूंढ लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कि पहले नहीं ढूंढा? हाँ बिल्कुल ढूंढा है। सो इसलिए मेरा यही रहा कि अपना जो अपना कैरेक्टर है वो किया और साइड पे आके बैठ गए। चैलेंजेस तो आप काफी अच्छे से लेते हैं, ये तो हम समझ ही पा रहे हैं। और वैसे ही जैसा कि आपने बताया, आपने पंजाब से स्टार्टिंग की है, फिर आपने गुजरात भी कैरेक्टर किया है, और आपने ऐसे काफी कैरेक्टर्स किए हैं। आपने हॉलीवुड में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, तो सब जगह इतना यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर हम कह सकते हैं। तो कैसी रही ये जर्नी सभी जगह काम करने की, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, गुजराती, पंजाबी? बीइंग एन एक्टर, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये तो ऑलरेडी कहते हैं कि मरण लिखाए मंडल में आया। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड व्हेन यू टेक बर्थ, बिफोर बर्थ, कि तुम यहाँ पे तुम्हारा दाना पानी है और ये काम करोगे, इस टाइम पे ये काम करोगे, और इस टाइम पे अगर यहाँ मैं बैठा हूँ आपके पास, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे फिल्मों में स्क्रिप्टिंग होती है।
तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। सो व्हेन वी बिलीव इन आवर स्क्रिप्ट कि जो परमात्मा ने स्क्रिप्ट लिखी है वो अच्छी ही लिखी है मेरी ज़िंदगी में, तो जो मुझे मिलेगा वो गुरप्रसाद है। मतलब कि जो उसकी एक्सेप्ट मैं करूँगा, चाहे वो बड़ा रोल है चाहे छोटा रोल है, जो भी मेरे हिस्से आएगा मैं उसे मना नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरे लिए बना हुआ है वो मुझे वही ऑफ़र होगा। इसी की मेरी प्रेयर रहती है कि बस वही जो मेरे लिए बना है वही मेरे तक पहुँचे, उससे जो नहीं बना है तो पहले ही कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो जाए। सो मैं बिलीव करता हूँ जो भी मेरे हिस्से में कैरेक्टर आ रहा है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे भी है, वो सारा उस परमात्मा की वजह से है, और इसका सारा क्रेडिट उसी अकाल पुरख परमात्मा को जाता है। और जितने भी लोग हैं इसमें सारे ही एक्टर्स हैं, है ना, चाहे गुड्डू जी भी है वो भी एक्टर ही है ना। सो तो सारी एक टीम है, एक टीम वर्क है। जितनों जितनों जिन जिन प्रोडक्शन हाउस के साथ भी मैंने काम किया, सबका मुझे इतना प्यार मिला है कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे बॉम्बे में रहने की ज़रूरत है ना। मैं अमेरिका में, पोरस भी ऐसे ही हुआ। तो अब उसके बाद जो और टेलीविज़न शोज़ थे उन्होंने, वो भी सोनी ने मुझे वहीं से बुलाया कि नहीं हमें वही एक्टर चाहिए। तो अभी ये कॉन्फिडेंस है कि जो करने वाला है वो कर्ता पुरख वही है। आप बस बैठ जाओ, आप सिर्फ एक एक्टर ही हो, करवा वो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आप अमेरिका में रहते हो, तो वहाँ से यहाँ तक शूटिंग के लिए आना, कितना मेहनत लगता है उसमें? क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हम लोग पास में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड यू आर इतने मेहनत हम लोगों ने किसी को भी करते हुए नहीं देखा कि वो वहाँ से इतना दूर शूटिंग के लिए आ रहा हो, फिर जा रहा हो। तो आपके लिए कितना? नहीं देखो, ज़िंदगी अगर हम एक ही जगह पे बैठ जाएंगे तो आई थिंक परमात्मा ने ये पूरी कायनात आपके लिए, है ना, तो सारी कायनात में आप भ्रमण कर रहे हो, तो जहाँ भी आपका दाना पानी लिखा होगा वहीं आपको बुला लिया जाएगा, है ना। सो इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि बीइंग एन एक्टर, क्योंकि मैं अमेरिका में भी हूँ तो वहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा हुआ हूँ। तो वहाँ भी मेरी कुछ और फ़िल्में हैं, एक आने वाली हैं, अभी शूट होने वाली हैं। तो जब यहाँ होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। आजकल तो एक पूरी ग्लोब जो है एक ऐसे छोटा-सी है ना, वो एक फैमिली बन गया है। आप फ्लाई करो 10-12 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाओगे। सो आई थिंक अभी ईज़ी हो गया है कहीं से भी कम्युनिकेट करना। तो आपको एक जगह पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली में रहो, अपने पेरेंट्स की सेवा करो, जहाँ भी आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करो। जब काम आना होगा तो वो आ ही जाता है, आपको मिल ही जाता है, क्योंकि कहानियाँ आर्टिस्ट को चुनती है ना कि आर्टिस्ट कहानियों को चुनता ऑब्वियसली। है ना। सो दैट्स आई बिलीव इट। जैसा कि आपने कहा कहानियाँ आर्टिस्ट को चुनती हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कहानी भी होती है जो आर्टिस्ट को अट्रैक्ट बहुत करती है। तो इस जो आपने मूवी रोमियो एंड जूलियट की बात करें, तो ऐसी क्या चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की हो इस मूवी के बारे में? ये जो हमारे देश में टेररिज्म है, किस तरह से जो नशे हैं ख़ास तौर पे, मुझे पहले था कि शायद पंजाब में ही है इतने ज़्यादा, लेकिन उसमें जो बैकग्राउंड है वो गोवा की है। तो गोवा में भी किस तरह से जो है लोगों को, किस तरह जो पॉलिटिशियंस हैं अपने बेनिफिट के लिए बिजनेसमैन्स के साथ रल के, है ना, उनको किस तरह जहर दिया जा रहा है ड्रग्स के रूप में, और कितनी मौतें हो रही हैं। और वो ड्रग्स में कुछ ये जो है इस फिल्म में इन्वॉल्व किया है पूरे देश को, है ना। तो वो कुछ इस तरह का मटेरियल उसमें जो है मिला देते हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन हो जाता है पूरा, है ना, गोवा का। तो वो कहता है कि मैं, डायलॉग भी है, कह रहा है कि देख तुम्हारा देश, है ना, इसको मतलब कि पूरी दुनिया इसको बैन कर देगी। सो इस तरह का वो मॉन्स्टर है ना, मॉन्स्टर। सो एक मवाली होता है, एक मॉन्स्टर होता है। मवाली लोकल होता है और ये मॉन्स्टर है क्योंकि वो पूरे देश के लिए खतरा है। तो आई लव माई कंट्री। तो बट जो कैरेक्टर दिया गया है तो उसके लिए जस्टिस होना ज़रूरी था। तो उस तरह का कैरेक्टर हुआ, और अच्छे डायलॉग्स हैं उसके, बहुत अच्छे। सो पीपल आर लविंग द परफॉर्मेंस। तो इसकी अगर हम रिव्यू की बात करें तो रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और जब हम रिव्यूज़ पे आते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जब भी जितने भी एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली हम आपकी बात करें,
ठाकुर अनूप सिंह जी की बात करें और पलक तिवारी की बात करें, तो किस प्रकार से उन्हीं की मेहनत को लेते हुए सबने किस प्रकार से मेहनत की है इस मूवी को इतना सफल बनाने के लिए? मैं तारीफ करना चाहता हूँ पूरी टीम की। अम, अम, क्योंकि फिल्म कोई एक बंदा नहीं बनाता है, तो Obviously. इवन के जो स्पॉट बॉयज हैं उनकी भी साथ में इमोशंस जुड़ जाते हैं True. फिल्म करते हुए। तो और जो मेन एक्टर्स होते हैं वो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी होती है। ठाकुर अनूप सिंह ने बहुत मेहनत की है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। वही कैरेक्टर, ये सीक्वल है, वही कैरेक्टर वो उन्होंने किया था जो फिल्म में, तो उन्हीं का कैरेक्टर मुझे करना था, लेकिन डिफरेंट करना था क्योंकि स्टोरी डिफरेंट है। ये सूर्य सिंघम सीक्वल 3 पर, लेकिन उन्होंने अभी जो हिंदी में बनाई है उसको स्टोरी काफ़ी चेंज किया है। और ये और भी चैलेंजिंग था। मुझे गुड्डू जी ने कहा कि ये फिल्म देख, ये कैरेक्टर अनूप सिंह वाला तुम्हें करना है और अनूप जो है वो हीरो बनेगा, है ना, वो हीरो होगा। मैंने कहा यार इसने ऑलरेडी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं ऐसे अब क्या करूँगा। तो लेकिन वही है, अगेन करने वाला करवाने वाला वही परमात्मा है, जब सारी आप उसके ऊपर छोड़ देते हो। सो मैं बोलूँगा कि हो गया, है ना, तो करवा दिया, है ना। सो मैंने किया कुछ नहीं है तो और लोगों का प्यार मिल रहा है। जब आप ऑनेस्ट हो अपने काम के लिए, आप अपना फोकस करके कुछ कर रहे हो, और क्योंकि एक्टर की मेहनत स्क्रीन पे जितनी होती है उससे बैकग्राउंड में उससे कई ज़्यादा होती है। आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, आप अपना सारा कुछ छोड़ के एक जगह पे जा रहे हो, वहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे हो, पहले एक्शन है। टीनू जी का तो वैसे ही आयरनिक स्वभाव भी उनका ज़्यादा गर्म है ना, उनका जो स्टाइल है वो बड़ा मतलब कि तो और भी था। मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है पोरस में, और पोरस में तो ऐसा हो गया था कि मैंने हार्नेस नहीं पहनी थी और उनकी आवाज अमन मार जंप, मैंने बिना हार्नेस की जंप मार दिया था और बाद में पता चला कि मेरी बैक गई वेले का बैक। अब और इसलिए मुझे था, मैंने कहा अच्छा बाप रे यार, गुड्डू जी टीनू जी के साथ और करना पड़ेगी फिल्म, तो मुझे मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि सो आई एम थैंकफुल टू टीनू जी एंड होल टीम जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किया पहले, और फिर उसके बाद मतलब कि उस फिल्म में इतने अच्छे विलन्स के सामने भी आपने फैबुलस परफॉर्मेंस किया है और इसकी तारीफें तो सभी कर रहे हैं। लेकिन जो हमने आपके बारे में थोड़ा सा जाना भी है, तो अमेरिका में आपके ऊपर कुछ अटैक हुआ था जिम में, लेकिन आपको लाइफ सेवर भी कहा गया था वहाँ पे। और जहाँ तक हम अभी जानते हैं, तो जैसा आपका रोल था, आपकी पर्सनैलिटी अभी तक वैसी नहीं थी, तो आपने किस प्रकार से निखारा अपनी पर्सनैलिटी को, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मैंने एलए में भी अगर मैं अमेरिका में भी हूँ तो मेरा वहीं भी फोकस एक ही है कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सिस्टम है, आप ऐसे ही जाते, आपको प्रिंसिपल रोल्स मेन कैरेक्टर्स वो नहीं ऑफर करते हैं, उसके लिए आपको एक्टर एसोसिएशन का जो मेंबर है बनना पड़ता है, और मेंबर की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एज ए बैकग्राउंड एक्स्ट्रा काम किया होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए जो अब चीज़ मेरा टोटली एटीट्यूड चेंज हो गया, क्योंकि मैं जब मुझे मैंने पहली फिल्म की थी तो मनमोहन सिंह ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो कभी ये उस बैकग्राउंड वाले मतलब एक सिचुएशन से कभी गुजरना नहीं पड़ा, तो कभी बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया, नहीं हम तो यार हीरो हैं, है ना। पर लेकिन जब मैं अमेरिका में गया तो ये जो वो सारा उनका जो प्रोसीजर है उसमें मुझे एज एन एक्स्ट्रा मैंने मतलब कि जब काम किया तो मुझे वो फीलिंग समझ आई कि आर्टिस्ट क्या होता है, और जो पीछे खड़े होते हैं और वो भी तो मतलब कि एक्टर्स ही होते हैं, वो हाँ धीरे धीरे वो आगे आएंगे बट है तो एक्टर्स ही हैं। तो मुझे एक अलग मतलब कि एक्सपीरियंस हुआ। तो उन दिनों में थोड़ा सा कोविड का चल रहा था, तो हमें जो बोलते थे कि वो आप टेस्ट करवा के आओ, मतलब कि जैसे एक्स्ट्राज के लिए था, बैकग्राउंड एक्स्ट्राज के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि 10 से 15 जो है गिग्स, जब मूवीज अपने इतने दिन एज एन एक्स्ट्रा किया ही होना चाहिए, फिर आपको प्रिंसिपल रोल मिलेगा। तो हम क्या करते थे, एक दिन बैकग्राउंड पीछे खड़े होके ना कुछ भी नहीं किया और कोई टच नहीं किया किसी को, कुछ नहीं किया, अगले दिन फिर टेस्ट करवाने जाते थे, फिर हम मतलब कि एक दिन टेस्ट का, ऐसे ऐसे करके 3-4 दिन हो गए। मैंने उन प्रोडक्शन को बोला, मैंने कहा व्हाट इज दिस, हम हर रोज टेस्ट करवाने हैं, तो टेस्ट अगर हो गया हमारा, हम यही से तो जा रहे हैं ना, सेट से जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, तो रास्ते में थोड़ी ना हमें कोविड हो जाएगा, है ना। हर रोज हम टेस्ट, और ये जो प्रिंसिपल आपके रोल एक्टर्स हैं, क्या ये भी हर रोज टेस्ट करवाते हैं?
कह रहे नहीं नहीं, अब प्रिंसिपल एक्टर बन जाओ, फिर आपको टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा एक्सेप्टेड चैलेंज, तो इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। देन आई गेव द ऑडिशन, है ना। तो उसी मतलब कि सीरीज में मुझे एज ए मेन उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, रिक्वायरमेंट थी, और उन्होंने कहा कि दिस वो हर एक चीज़ का उनके होता है कि ये उसकी मेजरमेंट्स है, उसका स्केच तैयार किया जाता है। हमारे भी करते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टू द पॉइंट चलते हैं कि इस तरह की उसकी बॉडी है, फिजिक है। मैंने कहा ठीक है, इस तरह की लुक होगी। मैंने वो सारा अपना प्रिपेयर करना शुरू किया। 4 घंटे 6 घंटे मैं जिम में लगा हुआ हूँ, एक्सरसाइज करने, हर एक चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने कहा यार बताना है इनको, है ना। तो जिस दिन मेरा फाइनल शूटिंग जाने वाली थी, उससे 3 दिन पहले टेस्ट भी हो गए, सारा कुछ उनको भेज दिया जो भी था। और मुझे एक दिन पहले मैसेज आया कि वी हैवंट रिसीव्ड योर बूस्टर डोज सर्टिफिकेट। मैंने कहा व्हाट बूस्टर डोज। मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, पार्ट टाइम में वहाँ भी मैं अमेरिका में एज ए मेडिकल प्रोफेशन में ही हूँ। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है। मैं ऑनर्स इन रेडियोलॉजी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी किया है, और प्लस मैंने आयुर्वेद का भी किया है। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद का मैंने जो माइथो शो था वो करने के बाद मैंने मतलब कि अडॉप्ट किया। तो मुझे इस चीज़ का रिसर्च मेरी काफ़ी थी कि किस तरह ये जो कोविड के इंजेक्शंस हैं वो हमें आगे इनका क्या रिएक्शन होगा हमारी बॉडी के ऊपर। अभी बहुत सारे सीवियर आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, या स्ट्रेस हो रही है लोगों को, सोते ही रह जाते हैं। सो ये ऑलरेडी मुझे था, लेकिन दैट टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था। ट्रैवल आप बिना इंजेक्शन के कर नहीं सकते। मैंने कहा तब तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अभी तो ऑप्शन अपने प्रिंसिपल जो एक्टर्स हैं, तब तो मैंने आपसे जब पूछा था, आपने कहा था कि टेस्ट एक बार होगा, उसके बाद टेस्ट नहीं होगा। अभी बूस्टर डोज कहाँ से आ गया, है ना। तो मैं बूस्टर डोज तो मैं नहीं करूँगा। तो कह रहे नहीं, बूस्टर डोज नहीं करोगे तो फिर वी कैन नॉट हैव यू ऑन बोर्ड। मैंने कहा दिस इज़ ठीक है। थोड़ा सा हर्ट होता है बंदा, क्योंकि जब 3-4 महीने आप एक ही चीज़ को फोकस करके करते हो और आप सारा कुछ हो जाता है, आप बोर्ड पे शूटिंग के लिए जाने वाले, एक दिन पहले आपको मना कर दिया जाता है। तो शायद हर एक चीज़ है ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि चुनौती होती है आपके लिए। तो जो पता नहीं था कि वो बॉडी मैंने जो प्रिपेयर की है वो मतलब कि रील के लिए नहीं है, रियल शो के लिए है ना। तो अगले दिन ही कुछ एक साइकोपैथ, मतलब कि जिम में मैं जैसे ही गया पहुंचा तो वहाँ पे कुल्हाड़ियाँ ये वो गन वन लेके गाड़ी में खड़ा हुआ था। मुझे ऐसे ही इंट्यूशन हुई कि ये बंदा कुछ गड़बड़ी करेगा, क्योंकि अभी भी अमेरिका में है बहुत सारे साइकोपैथ्स हैं। वेगस में भी ऐसा हुआ कि ओपन फायर कर देते हैं, जो मार के चले जाते हैं लोगों को। तो वैसा ही मेरे दिमाग में खटका। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि हैलोवीन चल रहा है। मैंने कहा ओ यार ये तो कॉस्ट्यूम होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कॉस्ट्यूम नहीं था, वो रियल में ही मतलब कि हॉरर बंदा था। तो आया ही वो मतलब कि वहाँ पे ओपन फायर के लिए था, लोगों को इंजर करने के लिए था, साइकोपैथ था। उसने जब देखा कि ये बंदा मेरे लिए इसने ये पुलिस की फ़ोन करेगा या जो भी है, तो उसने पीछे से आके, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, अपनी कुल्हाड़ी से मेरा बैकग्राउंड का शीशा फोड़ के, मैं ऐसे रेस्ट कर रहा था। जिम से पहले मैं थोड़ी मेडिटेशन करता हूँ, और मेडिटेशन के लिए मैं अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था कि अभी वर्कआउट करना है, जो हुआ ठीक है, नई शो मिला कोई बात नहीं, लेकिन मैं वर्कआउट नहीं छोड़ूंगा, अपना काम नहीं छोड़ूंगा ना। वो अगला दिन था। तो ऐसे ही करके अटैक होता है, तो मैं देखता हूँ कि क्या हुआ। इससे पहले मुझे पता चले कि ये क्या हो रहा है, मैं बाहर निकला, क्या हुआ, है ना। तो उसने मेरे जो कुल्हाड़ी से यहाँ पर वार किया, और ये मेरा टोटली यहाँ पे फट गया था और खून ऐसे गिर रहा है। तो मुझे एक और इसके साथ जुड़ रही बात कि मैं थोड़ा मेडिटेशन में जैसे हम अरदास करते हैं ना, तो अरदास में एक जिक्र आता है कि बंद बंद कटवाए। अब दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो भाई मनी सिंह जितनी शहीदियाँ हुई हैं चांदनी चौक में, तो उन शहीदों को मेरे वही दिमाग में चल रहा था, वही शहीदियाँ चल रही थी। मैंने कहा यार वो कैसे लोग होते होंगे जो ऐसे ऐसे उनके बंद काटे जाते हैं, खोपड़ियाँ उतार दी जाती हैं, और ऐसे आरा ऐसे चलवाते हैं अपने शरीर के ऊपर, लेकिन भगवान के नाम के है ना कि, लेकिन हंसते रहते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो ये एक माइंड में उस टाइम ये चल रहा था कि मैं
ऐसे ही स्ट्रेस में आ गया हूँ कि मुझे अगर शो में से निकाल दिया है तो मैं ऐसे डिमोरलाइज हो जाऊँ, मैं सैड हो गया। यार क्या है, उन्होंने वहाँ उनको देखो, है ना, जो शहीदों को कितनी कुर्बानियाँ की है लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या होता है। तो वही चीज़ चल रही थी, तो वैसे ही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला। जब मुझे लगा कि मैं हूँ ही नहीं इस शरीर में, और जो उस परमात्मा जो है उसने इतनी शक्ति पता नहीं कहाँ से दी, पता नहीं वो शक्ति कहाँ से आई कि इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, वो जैसे भाग रहा था अपनी गन उठाने के लिए, क्योंकि उसने जो सोच के आया था वो जिम में ओपन फायर उसने करना था। तो मैं पीछे उसके भागा और उसको कहाड़ी और उस चाकू के साथ ही उसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, जैसे जैसे मैंने जफा मारा उसको, ऐसे उठा के उसको मैं, क्योंकि मेरे पास मैंने देखा वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, जनरली वहाँ पे सिक्योरिटी होती थी। तो मैंने कहा अब इसको छोड़ मैं सकता नहीं, अगर छोड़ दिया तो इसने गन उठा लेनी है ना, तो और ये तो मतलब कि मार के जाएगा सबको। तो मैं उसको ऐसे ही उठा के जिम के अंदर ले गया। तो वहाँ से जो वीडियो मतलब कि वायरल हुई थी वो अंदर से हुई थी, उठा के ले गया। तो देन आई टोल्ड देम कि ये बंदा ऐसा है कि प्लीज़ कॉल द पुलिस, ना। जब तक पुलिस आती तो तब तक वो अपनी पूरी कार्रवाई पे लगा हुआ था, लेकिन हैंडल पावर वहीं से आती थी, हैंडल हिम, शक्ति मिली। तो तब तक वो जैसे ही मैंने उसको नीचे गिराया तो उसकी जो कहाड़ी थी वो मेरे यहाँ पे टोटली मेरा कट गया था। अभी भी यहाँ पे एक निशान बना हुआ है। बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन मेडिटेशन हेल्प मी अ लॉट। तो मैं, क्योंकि मेडिटेशन में आप एक ट्रांस स्टेज में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको सांसों के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ सांसें ही हैं। हमें भगवान सांसें दे के भेजता है, लिमिटेड ब्रेथ दे के भेजता है, एज नहीं, सांसें। वो सांसें आप कैसे ले रहे हो, आप पैनिक होके सांसें ज़्यादा लोगे, वेस्ट करोगे। आपको एक लिमिटेड दे दिया कि इतने लाख सांस आपने लेनी है, उसको आप चाहे 10,000 साल में लो, चाहे 10 साल में ले लो, है ना, वो आपके ऊपर है। ऋषि मुनि जो हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैं सांसों की साथ मेरी जो है दिल की धड़कन मेरे कंट्रोल में होगी, नहीं तो इतनी ब्लीडिंग हो जाती, क्योंकि अगर मैं पैनिक हो जाता तो पंप ज़्यादा होता मेरा ब्लड, क्योंकि वही माइंड। सो वो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने कहा अच्छा, ये बॉडी इसलिए बनवाई थी मेरी, ताकि मैं ये वार जो है छाती पे झेल सकूं। ये जो वहाँ काट गया, वहाँ कट गया, तो मैं, अगर मेरी बॉडी ना होती तो ये सारा मेरा हर्ट वर्ट तो छोड़ो, मैं तो बच भी नहीं पाता था। तो तब क्योंकि गेन अच्छा किया था मैंने, है ना, तो मुझे ऐसे बड़ा प्राउड फील हुआ। ऐसे नहीं फील हुआ कि यार मेरे ये क्या हो गया, मुझे लगा नहीं यार अच्छा हो गया। तो उसके बाद जब एक और डर था कि पेरेंट्स को ना पता चल जाए, तो ना ही मैं इसकी लाइमलाइट की कोशिश कर रहा था, कि मुझे कोई पता भी नहीं था किसी ने वीडियो बना ली है, वायरल हो गई है। तो उससे पहले कि मतलब कि पता चले घर को, मैंने घर वालों को मतलब कि एक वीडियो कॉल करके पट्टी वट्टी उतार के बोला कि मैं ठीक हूँ। और एक फिल्म का ना, आजकल ना मैं पीआर में करता नहीं हूँ। मैं इससे पहले मेरा पीआर में कुछ हाथ तंग था, मतलब कि मुझे राइट पर्सन नहीं कह दो कि, मतलब कि मैंने कहा मैं ना एक पीआर कंपनी हायर की है, उन्होंने मुझे हायर किया है, और उन्होंने कहा कि अपना कोई क्लिप भेजो जिसमें एक्शन वैक्शन हो, तो हम उसको वायरल कर देते हैं। तो आप घबराना नहीं, अगर आपको कोई न्यूज़ मिले ना, तो वो मेरी पुरानी किसी फिल्म का है, क्योंकि वो एक्शन का सीक्वेंस है, वो मुझे मार रहा है, तो आप डोंट वरी अबाउट इट। मैंने ऐसे ऐसे करके एक स्क्रिप्ट तैयार की, पेरेंट्स को बोला, ताकि उनको शॉक ना लगे कि हमारे बेटे के साथ क्या हो। और मुझे था, और वीडियो वायरल हुई, और घर वालों को था नहीं ये तो पार्ट ऑफ पब्लिसिटी है जबकि मैं पब्लिसिटी लेना ही नहीं चाहता था उसमें से। सो देन आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट। रिकवर हुआ नहीं था, टांके मेरे लगे हुए थे ऐसे ही, क्योंकि बड़े थे। जब शूट था मैं वहीं चला गया, है ना। मैंने कहा सर आई बिन सिलेक्टेड, है ना, मेरे पास वो मैं बूस्टर डोज ही लगवा के आऊँ, लेकिन जो आपने एक्शन के लिए बोला था मेरे पास अब रियल वो टैटू, अब कहते हैं कि यहाँ पे टैटू बनवाओगे शादी के भी, आपका वो हुआ है। मैंने कहा ये रियल है मेरा। वो देख के ऐसे ऐसे डर गए ना, उनको तो चक्कर आने लगे, क्योंकि एक आप बीइंग एन एक्टर किसी सेट पे जाते हो, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उनकी होते हैं। मैं कहा डोंट वरी, मैं आपको कोई सू करने नहीं, अगर सू करना होता तो मैं प्लेनेट फिटनेस को करता, या जिसने मुझे इतने घाव दिए मैं उनको सू करता। मैं आई बिलीव इन माई कर्मास,
कि एवरीथिंग जो आप पे करते हो वो आपके ही कर्म है, अगर उसका आप कर्मों का कुछ बेनिफिट ले रहे हो तो वो कर्म नहीं खत्म हो गए। उसको खत्म करने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे मेरे में ये डेडिकेशन है, मैं आज भी आपका शूट कर सकता हूँ। लेकिन आपको मालूम फिर नहीं उन्होंने दे नहीं इंटरसेप्टेड, देन आई सेड छोड़ो यार, मुझे ये एलए में रहना ही नहीं है। एलए छोड़ के मैं बॉर्डर के ऊपर कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है, एक छोटी सी जगह है बेलिंगहैम, तो वहाँ पे मैंने साथ में जॉब शुरू कर दी। और एज ए मतलब कि साथ में मैं अपना रिकवरिंग शुरू कर दी मैंने मेडिटेशन के ज़रिए, और ऑफर्स फिर कहीं भी बैठे हो। और वही फिर से एलए में से फ़ोन आया मुझे कि आप आ जाओ। मैंने कहा मैं वहाँ से ऐसे निकल के आया था कि जब मुझे वो बुलाएंगे ना, तो तब वहाँ बैठे हुए काम नहीं दे रहे थे, तो अब मैं दूसरी स्टेट में था कि आप यहाँ पे आओ, फ्लाइट की आपको टिकट है, होटल बुक है, आप यहाँ पे इतने दिन रहो, हमारे साथ शूट करो। और ये है, मैंने कहा सच में अगर मैं जिस इतना मुझे अब तो कॉन्फिडेंस हो गया कि अब कहीं भी बैठे हो तो जब आपकी ज़रूरत है, आप स्क्रिप्ट जो है, आप कहानी जो है आपको लेके आएगी वहाँ पे। कहीं वहाँ बैठे हुए मुझे काम नहीं मिल रहा था, है ना, तो अभी कहीं दूसरी स्टेट में से। अब फिर वही ऐसा ही इन फिल्म के साथ हुआ, मेरा टेलीविज़न शोज़ के साथ हुआ, ये रोमियो के साथ हुआ कि आ जाओ जी, ना शूटिंग करनी है। सो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। कल मुकेश ऋषि जी भी बोल रहे थे कि अमन यार तू पहला एक्टर है जो अमेरिका से शूटिंग करने आता है ना यहाँ पे। मैंने कहा सर मैं तो ये शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का कि इतने एक्टर्स हैं आराम नगर में बेचारे, है ना, लाइन में लगे होते हैं, इतना स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल मैं पहले कर चुका था, है ना। तब हम सोचते हैं कि यार उसका रिजल्ट अभी नहीं मिला, जो हम बीजते हैं बोते हैं उसके समय लगता है ना। तो ऐसे नहीं है कि आज आपने बीज बोया और कल आप उसके फल खाओगे, है ना। वो आप कर्म करना आपका काम है। मैंने काम किया वहाँ पे, जो बॉम्बे में जब गुड्डू जी और फिर जोधा अकबर जब मुझे चांस मिला, तो आशुतोष ग्वारिकर जी ने मुझे बोला कि हम आपको इंट्रोड्यूसिंग करेंगे उस फिल्म में, तो आप और काम मत करना कोई। तो साथ में फिर चैलेंज था यार, खाएंगे क्या, आप घर वाले कहेंगे कि फिल्मों में काम कर रहा है, तो फिल्मों वालों ने तो बोल दिया कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक किसी और काम नहीं करना, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग ए जॉब ऑल्सो। सो एक बॉम्बे में जो उस टाइम दौरान स्ट्रगल किया। फिर जब जोधा अकबर आई तो उसके जो मतलब के असिस्टेंट डायरेक्टर थे तब, अभी तो करण मल्होत्रा डायरेक्टर बन गए, काफ़ी फिल्में आ गई उनकी। तो ही सेड अमन मुझे यार सॉरी कहना पड़ रहा है कि जब फिल्म हम स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था कि जितना हमने शूट किया था वो हम रख नहीं पाए, क्योंकि समय की पाबंदी है और हिस्ट्री बहुत बड़ी है ना। तो लेकिन जितना भी तुम्हारा रखा है ना, तो उसे एक्सेप्ट कर। लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा यार 2 साल इतना काम करके, ऐसा कुछ करके, सिर्फ आपके अगर 4 सीन 2-3 सीन है ना, लोगों के लिए बहुत था, अभी सबके लिए अभी सारे बोल रहे हैं पंजाब में भी अरे ऐश्वर्या राय के साथ काम किया है बड़ा ना, जोधा अकबर का। लेकिन मेरा मन जानता है कि मैंने कितना काम किया था, है ना। वॉर सीक्वेंस था और सीक्वेंस था, कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी हो गई कि उनको भी सीन काटने पड़े। लेकिन मैं अंदर से ऐसे हो गया था यार, मैं बॉम्बे में नहीं रहूँगा यार, क्योंकि इतनी मेहनत है इंट्रोड्यूसिंग अमन धालीवाल, और ये क्या है, मेरी वो तृप्ति नहीं हुई। तो फिर मैं बॉम्बे छोड़ा, तो मुझे पंजाबी फिल्में मनमोहन सिंह जी का ऑफर आने लगे, मैं पंजाब चला गया। सो अभी तो ऐसा ही है कि दरिया में किश्ती है, जहाँ हवा आ जाती है उसकी तरफ हो जाते हैं हम जैसे कि हमने भी आपके अटैक के बारे में देखा था, काफ़ी घाव हुए थे, उससे रिकवर हो पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जो आप में एक अच्छी बात देखी है कि आप कभी भी हार नहीं मानते हो, और सबसे अच्छी बात कि आप हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा करते हो। तो अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि आप कभी डिमोटिवेट हुए हो, लेकिन आपकी बातों से नहीं लगता कि आप हुए हो तो मुझे ये क्वेश्चन क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं, डीमोटिवेट हुआ हूँ, मैंने कहा ना हुआ हूँ, मैं बॉम्बे से डीमोटिवेट ही तो हुआ था। तो फिर मैं पंजाबी फिल्मों में आ गया, उन्होंने मुझे वहाँ पे हीरो ले लिया। तो वहाँ से डीमोटिवेट हुआ, तब मुझे अमेरिका वालों ने बुला लिया, तो अमेरिका वालों से डीमोटिवेट था, फिर मुझे बॉलीवुड वालों ने बुला लिया, है ना। तो वो फेजेस तो आते हैं, लेकिन वो क्षणिक होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, माइंड में आता है, फिर उसके बाद वो एकदम से ये कहते हैं ना, स्ट्रेस जो है अगर यही है आपके हाथ में है, अगर इसको थोड़े टाइम के लिए पकड़ रहे हो, पी रहे हो, तो नो प्रॉब्लम। अगर इसको पकड़े रखोगे आप 7-8 घंटे, तो ये पूरा आपका जाम हो जाएगा, दर्द हो जाएगा आपका, है ना, खून जो है वो हो जाएगा।
सो ये होती है स्ट्रेस। आप कितना टाइम के लिए उसको पकड़ के रखते हो। सारी सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं और सारे ही मोटिवेट डीमोटिवेट, ये दुख सुख है ना, दो एक कार चलावे लेके आवे भाग, है ना। तो जी। दोनों भाग्य बनता ही इन चीजों से, दुख और सुख दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, ऐसे नहीं है एक एक जीवन तो गाड़ी है, गाड़ी तो इसको तो चलना है ना। राहों में स्टेशन तो आते हैं जाते हैं, है ना। गाना था वो मेरा फेवरेट है, सुख तेरा स्टेशन सुख तेरा स्टेशन है, इसको तो आना है ना। चलता चल खुशियों का भी स्टेशन पाना है। मुस्तफा मुस्तफा एक फिल्म आई थी। तो बस यही है मोटिवेशन, जिंदगी का नाम। ये तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन जो आपकी बातों से हमने देखा है, जैसे अटैक भी हुआ तब भी आपने अपने ऊपर भरोसा रखा, भगवान जी के ऊपर भरोसा रखा, तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत भी है, क्योंकि आप वैसे ही इतने मजबूत हो, अंदर से बाहर से दोनों तरीके से। और दूसरी तरफ मैं सवाल पर आती हूँ, तो जो आपकी मूवी अभी रिलीज हुई है इस टाइम, क्योंकि अभी वॉर का टाइम चल रहा था, तो कितनी मुश्किल हुई इस मूवी को लाने में, क्योंकि अभी हाँ ये हाँ, ऐसा क्योंकि कहते हो कि पंजाबी में कहते हैं सुखा सुख दिन वे दिन आए थे, ऊपर से वॉर का ऐलान हो गया, है ना। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि इतने साल आप वेट करते हो किसी चीज़ की, आप काम करके आते हो तो आपको होता है कि उसका आपको मतलब कि बेनिफिट मिलेगा। पर जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, जब हमारे देश के ऊपर आ जाती है, तो हमारी जो स्टारडम है, ये प्रमोशन है, वो कुछ मैटर नहीं करती, तो हम देश के साथ खड़े होते हैं। तो ऐसा ही मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब जो हो रहा है ये तो वॉर है, हम अरदास करते हैं कि वॉर ना हो, है ना। तो जिस दिन प्रोमो लॉन्च हुआ अगले दिन ही वॉर का अनाउंस हो गया था, है ना। तो वहाँ भी बम चल रहे हैं, तो यहाँ भी रियलिटी में बम चल रहे हैं फिल्म में। मैंने कहा ये कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। तो भगवान जी ने खुद ही थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन ऐसे था कि फिल्म रिलीज़ नहीं होगी, है ना। तो क्योंकि ये पैन स्टूडियोज़ के जयंती लाल गाड़ा, धवल गाड़ा, ये बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़ी बड़ी फिल्में उनकी आ रही हैं। तो एक्सपेक्टेशन थी कि, है ना, कि बहुत सारी पब्लिसिटी हो मिलेगी, प्रमोशन करेंगे। तो लेकिन जो हालात हैं ऐसे हो गए थे कि ऐसे था कि फ़िल्म भी रिलीज़ नहीं होगी। राजकुमार राव की भी आने वाली थी, वो भी नहीं हुई रिलीज़, कि अब हमारी कहाँ से होगी, है ना। तो लेकिन जो होना है होता है तो वो तो पहले से ही लिखा होता है। तो लेकिन थोड़ा-सा हाँ, ये ज़रूर हो गया कि अगर ये हमें समय मिल जाता, क्योंकि अब श्योर नहीं था कि वॉर एकदम से रुक गई, अच्छा हुआ, है ना, उसके लिए। तो फ़िल्म की रिलीज़ डेट वही रखी उन्होंने। अगर समय मिलता तो अच्छी प्रमोशन होती और मतलब कि ये लोगों तक ये बात जाती। बट आई होप कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी भी ये बात लोगों तक पहुँचेगी, अभी भी फ़िल्म सिनेमाघरों में लगी हुई है। सो आप एन्जॉय करोगे, आप अगर डेडिकेशन रखते हो, अपने देश को समर्पित हो, पुलिस को मतलब कि बिलीव करते हो सिस्टम के ऊपर, तो ये ऐसे ही पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो रैकेट का पर्दाफाश करता है। और इसमें एक्शंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, रोमांस है। पलक तिवारी और शिवानी दो उसमें हीरोइंस इंट्रोड्यूस की हैं। तो बेहतरीन फिल्म है एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस फिल्म। ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बताया, देखनी तो सभी को चाहिए। और जिस तरह से आप इतना विश्वास रखते हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बुरा हो सकता है आपके साथ में। और सबसे लास्ट में जो रोमियो एस थी मूवी आई है, हर मूवी से हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपके लिए कोई ऐसा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो इससे, क्योंकि हर चीज़ हम जो करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। इससे कुछ ऐसा बेस्ट चीज़ जो आपको मिली हो? मैंने कहा वही, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी कि मुझे नहीं था कि, हमें लगता था कि गुड्डू जी या जितने बॉलीवुड वाले हैं वो बोल देते हैं कि हाँ हाँ काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो अपने वर्ड्स के पक्के होते हैं, है ना कुछ। सो उसकी मुझे कॉन्फिडेंस आया जब गुड्डू जी ने मुझे 13-14 साल बाद दोबारा कॉल आई सुनील सैनी जी की तरफ से कि अमन आजा। मैंने कहा आपको याद है कि 12-13 साल पहले आपने प्रॉमिस किया था? कह रहे हाँ बिल्कुल याद है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिविटी थी पहले वहाँ पे। और दूसरा था कि रियल चैलेंज तो यही था कि मैं थोड़ा जिस वहाँ पे वर्कआउट चल रहा था, तो मेरा वो उस तरह का था
फिल्म में जो सामने बॉडी बिल्डर हीरो है तो उसके साथ फाइट का भी जो था वो भी एक चैलेंज था। तो एक्शन तो था ही, लेकिन एक बॉडी को कैसे मतलब कि इतने कम टाइम में किस तरह हो बॉडी, तो वो भी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। कुछ मैंने टेक्निक सीखी जिससे आप बॉडी जो है ईजिली और जल्दी, अभी तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ जब भी मुझे बोलोगे पतला हो जाए मैं पतला हो जाऊंगा। गुड्डू जी ने बोला कि जब एक्शन सीक्वेंस था कि तेरे पास इतने दिन है, 12-13 दिन है, तो जितना जोर लगा सकता है लगा दे। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता मुझे। उससे एक तरह की मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार फिल्में मेरा इसलिए पैशन है क्योंकि वो मुझे मोटिव देती हैं। जिस फिल्म में मुझे मोटिव नहीं है तो वो मैं इसको एंजॉय नहीं करता। जिसमें मुझे कुछ डिफरेंट दिया जाता है कि ये करना है आपको, तो उसमें मुझे लगता है कि मेरे अंदर यही मेरा इंस्पिरेशन का प्लस पॉइंट है। मैं बैठा हुआ उस शेर जो है सुस्ता के बैठा हुआ है, जब पता चलता है कि शिकार करना है खाने के लिए, है ना, तो तब रेडी होता है। तो वैसे इसमें भी वैसा ही हुआ। तो इससे पहले भी एक फिल्म, अभी मैं लकी हूँ कि इस महीने मेरी 3 फिल्में रिलीज, मतलब कि 2 फिल्में हो चुकी हैं और तीसरी फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। जी, उसके बारे में आपने गुरु नानक जहाज, हाँ उसमें मैंने वैसे तो गेस्ट अपीयरेंस है, वो क्रांतिकारी हैं तारक नाथ दास जो स्कॉलर थे, है ना। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ अपने यूथ को कि जो कनाडा में जो सिटीजनशिप्स मिलती हैं, या आज हम प्राउड में वहाँ पे मंत्री हैं, या बराबर का दर्जा है पूरे एशियंस को, है ना, तो वो इन शहीदों की बदौलत हुआ। तारक नाथ दास और मेवा सिंह लोपो के, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, उन्होंने कैसे ह्यूमन राइट वायलेशन को कनाडा जो वाइट कनाडा फॉरएवर का स्लोगन डिस्क्रिमिनेशन करते थे हमें, मतलब कि जो यहाँ पे इंडिया में हिंदुस्तान में होता था तो वहाँ पे भी होता था क्योंकि हम गुलाम थे। तो उनको एहसास हुआ कि जब तक हमारा देश गुलाम नहीं मतलब कि गुलाम रहेगा, हम यहाँ भी गुलाम रहेंगे, कहीं भी चले जाए हम गुलाम ही रहेंगे। तो उनको एहसास हुआ कि पहले हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। तो वो तारक नाथ दास जो बंगाली टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, वो प्रोफेसर थे और गदर मूवमेंट में वो बहुत इन्वॉल्व हुए थे और वो ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह हथियार चलाने हैं, बनाने हैं, जो रेवोल्यूशनरी आते थे। और उनको तारक ब्रह्मचारी भी बोला जाता था। वो एक साधु भी थे, स्कॉलर भी थे, साधु और स्कॉलर दोनों एक साथ में। मतलब एक मेरे लिए ऐसे लगा कि हाँ ये भी परमात्मा ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चुना है, शायद हो सकता है ये भी एक। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा, उस कैरेक्टर में होना, भले ही कैरेक्टर 2 सीन का है चाहे 1 सीन का है, अगर आप उसको डेडिकेशन से करना चाहो तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो कौन थे, तो इसके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिल्मों का भी मकसद यही होता है हमारा कि हाँ ड्रामा थ्रिलर एक्शन चलता रहेगा, लेकिन वो फिल्में जिनमें से कुछ हमें हमारे यूथ को सीखने को मिलता है, हमारे पता चलता है कि आज जो भी हमारे राइट्स हैं, जो हम आज़ादी ये सब आसानी से जा रहे हैं, वहाँ पे बराबर का हमें दर्जा दिया जाता है। तो वो ऐसे वैसा नहीं था, वहाँ भी वैसा नहीं था, वो उनकी बदौलत हुआ है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने जेलें काटी हैं वहाँ पे, तो वो उनकी बदौलत है। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी है कि जिन लोगों ने वीआईपी जेलें भी नहीं काटी हैं, लाठियाँ भी नहीं खाई, उन्हीं का नाम ऊपर है। तो ये थोड़ा सा होता है कि यार वो जो रियल लोग थे, जो अंडरग्राउंड रह के, जो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर होके, जिनको लाइमलाइट चाहिए ही नहीं थी, जो सिर्फ इनका एक ही मकसद था कि हमें देश को आज़ाद कराना है, उनको आज कोई पूछ नहीं रहा है, उनका पता भी नहीं है यूथ को उनके बारे में। तो उनके लिए फिल्म बनाना और ऐसा कैरेक्टर करना, सो शरण आर्ट जो डायरेक्टर हैं, वो मतलब कि एक बड़ा ही एक कदम है, अच्छा कदम है। तो ऐसी फिल्में भी मैं भविष्य में करना चाहूँगा और इसमें मुझे अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और रोमियो जो है वो उसमें रोमियो है। जी, जैसा कि आपने बताया कि गुरु नानक जहाज मूवी काफ़ी थॉटफुल और काफ़ी हिट मूवी देखी गई है। और इसी के साथ अगर मैं रोमियो एसटी की बात करूँ, रोल आपका नेगेटिव है, लेकिन जितना मैं आपसे बात करती हूँ पॉजिटिविटी फैलती जा रही है। और इसी के साथ
आपकी जो भी नेचर है काफ़ी लोगों को जानने वाला है। मुझे लगता है सबको आपको जानना चाहिए और जिस प्रकार से आप आत्मविश्वास दिखाते हैं, आपका जो भी सोचने का तरीका है, वही आपको सफल बनाती है। और इसी के साथ मैं यही चाहूँगी कि आप आगे ऐसे ही मूवी हमारे दर्शकों के लिए लाते रहें और सभी को रोमियो एस थी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए 16 मई को, जो कि आ चुकी है और आप सभी प्लीज़ देखने जाइए। इसी के साथ मैं अमन धालीवाल जी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। दिव्या जी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आपने इतना रिसर्च किया, आप इतना फिर श्योर। उसके बाद आपने सो आई एम थैंकफुल द होल टीम। ओके।